हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो अभी तक हमने डिस्कस किया था कि फ्रांस के अंदर किस तरह से सिचुएशन ख़राब हो रही थी। फ्रांस की सोसाइटी के बारे में हमने जाना था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा जाना था। अभी तक हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट करा था। आगे अब हम धीरे धीरे समझेंगे कि फ्रांस के अंदर एक्चुअली में हो क्या रहा था। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो आज के इस टॉपिक में हम समझेंगे कि जो स्ट्रगल था सरवाइव का वो किस तरह का रहा फ्रांस के अंदर लोगों का। अब होता क्या है कि क्यों फ्रांस के अंदर सिचुएशन खराब होती जाती है। तो सबसे पहली बात आती है पॉपुलेशन की। जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी दैट वाज अराउंड 23 मिलियन। कब की बात है ये? 1715 के अंदर जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी वो थी 23 मिलियन, और ये पॉपुलेशन पहुंच जाती है 28 मिलियन तक। कब? 1789 तक। तो अब फ्रांस की पॉपुलेशन बढ़ती है तो उससे क्या चैलेंजेस क्रिएट होते हैं। अब किसी भी जगह पे अगर हम जनरली बात करें, किसी भी जगह की अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी और वहाँ के रिसोर्सेज कम होंगे तो इसकी वजह से रिसोर्सेज के ऊपर बर्डन बढ़ जाएगा। अब जब फ्रांस के अंदर पॉपुलेशन बढ़ने लगती है तो उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ने लगती है। अब लोगों के पास पैसे नहीं हैं चीज़ों को खरीदने के लिए, जिसकी वजह से लाइफ उनकी और ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाती है। उसके आगे क्या होता है, जो फूड ग्रेन की प्रोडक्शन है अब इतनी ज़्यादा नहीं हो पा रही है फ्रांस के अंदर कि इस पॉपुलेशन को वो फीड कर सके। इसके अलावा जो लोगों की वेजेस हैं वो भी बहुत कम है। इतनी कम वेजेस हैं कि वो जो भी प्राइजेस बढ़ रहे हैं फ्रांस के अंदर, ब्रेड्स के प्राइजेस या फूड ग्रेन के प्राइजेस, उनके साथ कोप अप नहीं कर पा रहे हैं। और इसके अलावा ड्रोट जैसी सिचुएशन या फिर हेल्स की वजह से जो हार्वेस्ट है फ्रांस का और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। इनके चलते चलते क्रिएट होती है सबसिस्टेंस क्राइसिस। अब सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या है? ड्रॉट की वजह से या हेल्स की वजह से बैड हार्वेस्ट हो जाता है और उसकी वजह से फूड ग्रेन की जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है। राइट? अब लोगों तक फूड ग्रेन नहीं पहुंच रहे, लोगों तक खाना नहीं पहुंच रहा। इसकी वजह से ये जो क्राइसिस क्रिएट होता है इसको कहा जाता है सबसिस्टेंस क्राइसिस। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे कुछ नए वर्ड्स हैं यहाँ पे। सबसिस्टेंस क्राइसिस हमने अभी डिस्कस किया कि क्या होता है। एक टर्म है एनोनिमस, सभी जानते हैं, हुज नेम रिमेन्स अननोन। राइट? आपकी एनसीईआरटी की बुक में आपके कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा अ ग्रोइंग मिडिल क्लास एंड टू प्रिविलेजेस। मतलब कि अब एक नया सोशल ग्रुप जो है वो निखर कर सामने आता है। सोसाइटी में एक नया ग्रुप जो है वो आता है, उसका नाम है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास सोसाइटी के बारे में हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस करा था कि क्या थे ये, कौन लोग थे इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल जो थर्ड स्टेट के प्रोस्पेरस क्लास थी, मर्चेंट्स, लॉयर्स, टीचर्स, राइट, ये सारे जो थे किसके अंदर आते थे? मिडिल क्लास के अंदर। अब होता क्या है कि जो पीजेंट्स और वर्कर्स हैं इन्होंने डिफरेंट मूवमेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट किया था, और 1789 का जो ये मूवमेंट होता है उस मूवमेंट में पीजेंट एंड वर्कर्स ने भी पार्टिसिपेट करा था। राइट? अब पार्टिसिपेट करा क्यों था? क्योंकि वो अगेंस्ट थे। किसके अगेंस्ट थे? जो टैक्स इंक्रीज हो रहा था फ्रांस के अंदर, और जो ये फूड स्कार्सिटी हो रही थी, और किंग जो है लोगों तक सफिशिएंट अमाउंट में फूड नहीं अवेल करवा पा रहा था। अब लोग भूखे मर रहे थे, लोगों की लाइफ चैलेंजिंग हो रही थी। उस चैलेंजिंग लाइफ के अगेंस्ट लोगों ने क्या करा था? रिवोल्ट कर दिया था। और इसी रिवोल्ट को जो लीड किया था, इसी रेवोल्यूशन को जो लीड किया था वो थे मर्चेंट्स, प्रोस्परस पीपल ऑफ द सोसाइटी, राइट, जिनको बाद में क्या बोला गया? मिडिल क्लास। नाउ दिस वाज लेफ्ट टू दोज ग्रुप विद इन द थर्ड स्टेट। क्या बोला जाता है? हु हैड बिकम प्रोस्परस एंड हैड एक्सेस टू एजुकेशन एंड न्यू आइडियाज। तो कहीं पे भी रेवोल्यूशन हुआ वर्ल्ड के अंदर, वहां पे इंपॉर्टेंट रोल रहा किनका? ये जो एजुकेटेड लोग थे, इनका सबसे ज्यादा रोल रहा, क्योंकि इनको पता था कि सही क्या है, गलत क्या है। ये डिस्टिंग्विश कर पा रहे थे क्या चीजें सही थी, क्या गलत थी। उसी तरह से फ्रांस के अंदर भी यहाँ पे जो ये रोल प्ले किया इन रेवोल्यूशन को लीड करने का, वो रोल प्ले किया एजुकेटेड मिडिल क्लास लोगों ने। राइट? अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहते हैं कि जो 18th सेंचुरी थी,
इसमें ये जो नया ग्रुप अभी हमने डिस्कस किया उसको क्या नाम दिया गया, उभर कर सामने आया मिडिल क्लास। तो कौन सी सेंचुरी में ये मिडिल क्लास ग्रुप जो था उभर कर सामने आया, 18th सेंचुरी के अंदर, राइट। अब ये वो लोग थे जो सोसाइटी के लिए, फर्स्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस करा था कि ये वो लोग हैं जो फ्रांस को अर्न करके दे रहे हैं। फ्रांस की इकोनॉमी में मेजर या इंपॉर्टेंट रोल किनका रहा, इन्हीं लोगों का रहा। ये मर्चेंट्स थे, राइट। ये किस किस तरह की चीज़ों को मैन्युफैक्चर कर रहे थे, फॉर एग्जाम्पल के लिए वोलन, सिल्क, टेक्सटाइल, इनका एक्सपोर्ट भी कर रहे थे, राइट। और इनके खरीद कौन रहा था, रिच मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा और भी कुछ लोग थे जो इस थर्ड स्टेट में आते थे, जैसे कि लॉयर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स और भी प्रोफेशनल्स, राइट। अब all of these were educated and believed that no group in society should be privileged by birth। अब मैंने कहा कि किसी भी कंट्री के अंदर कोई रेवोल्यूशन हुआ, वहां पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन एजुकेटेड लोगों ने, क्योंकि ये एक अंडरस्टैंडिंग रखते हैं सही और गलत के बीच में। ये जानते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, और उस गलत के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई। तो इन्होंने क्या कहा कि कोई भी पर्सन हो सोसाइटी के अंदर, उनको प्रिविलेजेस नहीं मिलने चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, राइट। तो यहां पे कुछ फिलोसफर्स ने भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों तक वो मैसेज पहुंचाने के लिए कि क्या सही है क्या गलत है। यहां पे कुछ फिलोसफर ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इन्होंने कहा कि जो हमारी सोसाइटी है वो कैसी होनी चाहिए, हमारी सोसाइटी के अंदर जो है फ्रीडम होनी चाहिए और इक्वल लॉज होने चाहिए। इसमें हम कुछ फिलोसफर्स के बारे में जानेंगे, जैसे कि जॉन लॉक, रूसो, राइट, एंड मॉन्टेस्क्यू। इनके बारे में जानेंगे कि इनकी क्या थ्योरीज थी, इनकी क्या फिलोसफीज थी सोसाइटी को लेकर। जैसे कि जॉन लॉक की जो ट्रीटी थी, जो फिलोसफी थी, दैट वाज द 2 ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट। अब जो 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हु गेव दिस फिलोसफी, द 2 ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट, इट वाज जॉन लॉक, राइट। अब जॉन लॉक की जो ये फिलोसफी थी वो कहती क्या थी, इसका मेन क्या है, जस्ट क्या है कि जॉन लॉक जो है ये एक तरह से डिनाई करता है डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन। डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन क्या था, डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन का मतलब है कि यहां पे किंग को गॉड के बराबर समझा जाता था, राइट। तो जो जॉन लॉक है इस चीज को नकारता है, मना करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और वो रिफ्यूट करता है द एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क, कि मोनार्क का जो एब्सोल्यूट राइट है उसको भी डिफाई करता है, डिनाई करता है। उसके बाद आता है रूसो। अगर रूसो की बात करते हैं तो रूसो ने जो फिलोसफी दी, इट वाज सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो पूछ लिया जाता है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया, तो रूसो। नेक्स्ट आता है द स्पिरिट ऑफ लॉज। स्पिरिट ऑफ लॉज किसने दिया था, मॉन्टेस्क्यू ने। और मॉन्टेस्क्यू ने स्पिरिट ऑफ लॉज में क्या बताया, स्पिरिट ऑफ लॉज में क्या बताया, डिवीजन ऑफ पावर, कि जो पावर है वो डिवाइडेड होनी चाहिए लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच में। और यूएसए है, जब इसकी 13 कॉलोनीज फ्री होती हैं ब्रिटेन से, तो यूएसए जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर गारंटी करता है और डिवीजन भी करता है गवर्नमेंट की पावर को लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच में, कि ये पावर जो है इस तरीके से सोसाइटी में डिवाइडेड होनी चाहिए, पावर शेयरिंग होनी चाहिए, ताकि सही तरीके से, स्मूथ तरीके से फंक्शनिंग किए जा सके और कोई भी जो है किसी के पास एब्सोल्यूट पावर ना हो। अगर किसी के पास एब्सोल्यूट पावर होगी तो फिर वहां पे डेस्पोटिक रूल होगा ही होगा, जैसे कि फ्रांस में एक्चुअली में था, बहुत सारी कंट्रीज में ऐसे था कि पावर शेयरिंग नहीं थी, तो उसकी वजह से डिफरेंट रूलर्स ने अपना जो रूल था इस्टेब्लिश किया और अपनी डेस्पोटिक पावर को दिखाया, लोगों के ऊपर एक्सप्लॉयटेशन करी, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहते हैं, तो ये जो आइडियाज थे इन फिलोसफर के, अब होता है ना कि जब धीरे धीरे कुछ, जैसे किसी पॉलिटिशियन ने, जनरली अगर हम बात करें, कोई पॉलिटिशियन है, कोई स्पीच देता है, कोई फिलोसफर है, अपनी आइडियोलॉजी को बताता है, तो लोग जो हैं, और न्यूज़पेपर के थ्रू, पैम्फलेट्स के थ्रू जब ये लोगों तक पहुंचते हैं, तो जगह जगहों पर लोग जो हैं डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। कि जैसे अगर जनरली प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से बात करें,
तो अभी किसी पॉलिटिशियन ने अगर कुछ कहा, न्यूज़ चैनल में आता है, सोशल मीडिया पे आता है, तो जगह जगह पे लोग जो है अपने ऑफिसेस में बैठकर, सैलून में बैठकर, रेस्टोरेंट में बैठकर डिस्कस करने लगते हैं कि हाँ ये पर्टिकुलर पॉलिटिशियन ने इस पॉलिसी के बारे में ये कहा, बजट के बारे में ये कहा, फॉर्मूला के बारे में ये कहा, राइट। तो अपने अपने व्यूज़ जो हैं वो प्रेजेंट करते हैं। तो उसी तरह से ये जो फिलोसफर हुए, इनके जो आइडियाज़ जब लोगों तक पहुंचे तो उनको डिस्कस किया जाने लगा सैलून में, कॉफ़ी शॉप्स में, कॉफ़ी हाउसेस में, राइट। ये इनके आइडियाज़ जो थे लोगों के बीच में पॉपुलर होने लगे, स्प्रेड होने लगे, राइट। अब आगे क्या कहते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन के अंदर मतलब ये हुआ कैसे, रेवोल्यूशन बढ़ता कैसे है, आउटब्रेक होता कैसे है। तो हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस करा था कि टैक्सेस को क्या किया गया, इंक्रीज किया गया। टैक्सेस को इंक्रीज किया गया जो कि थर्ड स्टेट वाज अनेबल टू पे, राइट। उनकी बात को नहीं माना गया। लेकिन इससे पहले आता कि आउटब्रेक होता कैसे, टैक्सेस बढ़ाया जाने वाला था, बढ़ाया नहीं गया था अभी तक। तो लुई 16 क्या करता है, एक मीटिंग करता है। मीटिंग करता है किसके साथ, तीनों स्टेट के साथ, जो भी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेट थी, इनकी एक मीटिंग बुलाता है, राइट। क्योंकि इनके बिना ये जो टैक्स था इसको इंपोज नहीं किया जा सकता था। लुई 16 तो चाहता था कि इंपोज करे, लेकिन नहीं कर सकता था क्योंकि तीनों स्टेट की सहमति की जरूरत थी। अब जो यहां पे बात क्या आती कि जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट हैं वो तो ऑलरेडी फेवर में है, क्योंकि इनको तो टैक्स पे नहीं करना है। अब ये ऑलरेडी फेवर में है कि हाँ टैक्स बढ़ा दो, लेकिन टैक्स पे किसको करना है, थर्ड स्टेट को। अब थर्ड स्टेट को टैक्स पे करना है तो ये अगेंस्ट तो जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन यहां पे वोटिंग का सिस्टम क्या है, वोटिंग का सिस्टम क्या कहता है कि हर एक स्टेट का सिर्फ एक वोट होगा। फर्स्ट स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव हैं 300, राइट, और सेकंड स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव हैं 300, और इन दोनों के वोट की वैल्यू क्या है, 1-1 ईच। और इस तरफ जो थर्ड स्टेट है इसके वोट की वैल्यू कितनी है, सॉरी वोट की वैल्यू नहीं, रिप्रेजेंटेटिव कितने हैं 600, और इसके भी वोट की वैल्यू कितनी है 1। हालांकि थर्ड स्टेट ये चाहता था कि यहां पे जितने भी रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंट हैं उनके वोट की वैल्यू हर किसी की 1-1 हो, तभी तो उनके वोट की वेटेज बढ़ेगी। यहां तो ऑलरेडी जो डिसीजन था एक साइडेड हो गया, वन साइडेड हो गया, क्योंकि दोनों जो थे वो किंग के फेवर में थे, एक नहीं था, राइट। तो यहां पे थर्ड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, जो एजुकेटेड मिडिल क्लास लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे थर्ड स्टेट को, उनका कहना यह था कि हर एक पर्सन का एक इंडिविजुअल वोट हो, और वही सही तरीका है वोटिंग करवाने का, तभी तो उनके फेवर में कुछ बात आएगी, अदरवाइज उनके फेवर में कुछ बात ही नहीं आएगी, राइट। तो अब इस बात को लुई 16 नहीं मानता है। जब इस बात को नहीं मानते हैं तो थर्ड स्टेट उठती है और वॉकआउट कर जाती है। तो सबसे पहले लुई 16 इस असेंबली को बुलाता कहां पे है, तो ये असेंबली होती है वर्सेल्स के अंदर, राइट। कहां पे होती है ये असेंबली, वर्सेल के अंदर। और बाकी हमने डिस्कस कर लिया कि 300 रिप्रेजेंटेटिव ईच स्टेट से होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट से, और 600 मेंबर्स होते हैं आपके थर्ड स्टेट से, राइट। अब हर कोई वहां तक नहीं पहुंच सकता था, तो जितना भी दुख दर्द था उन्होंने, जो भी उनका ग्रीवेंसेस या उनकी डिमांड्स थी थर्ड स्टेट्स के लोगों की, उन्होंने लेटर्स के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव को भिजवाए, रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू किंग्स को भिजवाए। लेकिन आगे जाके किंग जो था उनकी बात को सुनने को रेडी ही नहीं था। तो थर्ड स्टेट उठती है, वॉकआउट कर जाती है, और थर्ड स्टेट जो थी, अब ये स्टेट जर्नल जो है अपना जो है नाम बदल कर क्या रख लेती है, नेशनल असेंबली, राइट। अब ये क्या कहती है कि हम जो है एक अपना अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक अपना अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। नाउ अब क्या होता है कि 20 जून को ये वर्सेल में मिलते हैं इंडोर टेनिस कोर्ट में, राइट। और वो अपने आप को क्या डिक्लेयर कर लेते हैं, नेशनल असेंबली। जो स्टेट जर्नल है वो अपना नाम बदल के क्या रख लेती है, नेशनल असेंबली। और क्या डिसाइड करते हैं कि वो ड्राफ्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, किसके लिए, फ्रांस के लिए, राइट। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा ये मोनार्क की पावर को लिमिट करेगा, राइट। मोनार्क की पावर के ऊपर एक तरह से क्या लगाएगा, चेक लगाएगा, राइट। अब देवर लेड बाय मिराबियो एंड एबेसाइस। अब ये जो लीडर्स हैं
ये बिलोंग करते हैं नोबल फैमिली से। तो कुछ नोबल फैमिली से भी ऐसे लोग रहे जिन्होंने इन आर्टिजन का, पीजन का, मिडिल क्लास लोगों का, ओप्रेस्ड लोगों का साथ दिया, राइट। इन्होंने इन मूवमेंट को लीड किया। जैसे कुछ लीडर हुए मिराबियो एंड अबेसाइस, जो कि नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे, राइट। अब नेक्स्ट क्या होता है, अबेसाइस और ये जो ये लीडर्स थे, दे ब्रोट आउट अ जर्नल एंड डिलीवर्ड पावरफुल स्पीचेस टू क्राउड असेंबल्ड एट वर्साइल्स। अब इन लीडर्स ने लोगों को समझाया कि किस तरह से हम एक फ्रांस के लिए नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है ड्राफ्ट करने जा रहे हैं। लोग उनको सुनते हैं और उनसे इंस्पायर होते हैं और उनको लगता है कि हाँ, एक्चुअली में अब चेंज लाया जा सकता है, राइट। अब आगे क्या होता है, आगे अब जैसे ये इंपॉर्टेंट है, लिख सकते हैं आप, व्हाट इज थर्ड स्टेट। अब ये किसने लिखा, ये लिखा अबेसाइस ने, राइट। एक इन्फ्लुएंशियल पैम्फलेट जो था लिखा था, किसने लिखा था, व्हाट इज द थर्ड स्टेट, ये लिखा था अबेसाइस ने। और इस स्लाइड के अंदर जो हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, किस तरह से जो लोग हैं आपके सिटी में, पेरिस में इकट्ठा हो जाते हैं और बेस्टाइल के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, शॉप्स को लूटना शुरू कर देते हैं, राइट। और ये शुरुआत होती है 14 जुलाई को, राइट। तो यहां तक हमने ये समझा कि एक्चुअली में जो ये रेवोल्यूशन हुआ फ्रांस का, वो कैसे हुआ। स्टार्टिंग में जैसे होता है ना, एक मूवी में आप देखते हैं हीरो कहीं पे लटक रहा है और फिर बाद में फ्लैशबैक शुरू होता है। तो इसी वीडियो में हमने पहली वीडियो में ये डिस्कस किया था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रहा है। उसके बाद हमने डिस्कस करा फ्लैशबैक, कि वो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था हुआ कैसे। पहले हमने डिस्कस करा कि इतने टाइम पर, इतनी तारीख को 14 जुलाई 1789 के अंदर मॉर्निंग में लोग इकट्ठा होते हैं, बेस्टाइल पर अटैक करते हैं। फिर हम थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं कि उसके पीछे का क्या स्टेज रहा होगा, कैसे वो रेवोल्यूशन हुआ होगा, राइट। कि टैक्सेस बढ़ते हैं, लोग नहीं एबल हैं पे करने के लिए, वो सारा। और वापस से हम फिर से पहुंच जाते हैं जहां पे हमने शुरू किया था इस वीडियो को, राइट। अब आगे क्या कहते हैं, बस थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। आगे क्या कहते हैं, अब इसके आउटकम्स क्या होती हैं, जो ये रेवोल्यूशन होता है इसकी आउटकम्स क्या रहती हैं। पहला, कि जब ये रेवोल्यूशन होता है, अब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो चुका है, तो इसके अंदर अब जो पावर्स हैं लुई 16 की, उसके ऊपर चेक लग जाता है। लुई 16 जो है रिकग्नाइज करता है नेशनल असेंबली को और एक्सेप्ट करता है उनके प्रिंसिपल को, राइट। अब क्या होता है कि उसके ऊपर चेक लगेगा, और चेक कौन लगाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन जो कि नेशनल असेंबली ने बनाया। तो पहला आउटकम कि लुई 16 की पावर के ऊपर जो कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल असेंबली ने बनाया उसके द्वारा चेक लगा दिया जाता है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि 4 अगस्त 1789 के अंदर जो असेंबली है एक डिक्री पास करती है, जिसमें क्या कहा जाता है कि जो फ्यूडल सिस्टम है उसको अबोलिश कर दिया जाता है, उसके जो टैक्सेस हैं उनको अबोलिश कर दिया जाता है, राइट। और जो क्लर्जीज हैं उनको भी फोर्स किया जाता है कि उनके जो बर्थ के बेस पर प्रिविलेजेस उनको मिले हुए हैं वो भी छोड़ दें। और लास्ट कि जो टाइट्स था, हमने डिस्कस किया था फर्स्ट वीडियो के अंदर कि टाइट क्या था, एक तरह का टैक्स था, अब उसको भी अबोलिश कर दिया जाता है। और चर्च के पास जो लैंड है उसको भी वापस ले लिया जाता है। सो आई बिलीव वट एवर वी हैव डिस्कस सो फार आपको वो समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है। तो खत्म करने से पहले ये कुछ वर्ड्स हैं, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हो सकता है कि आपको एक सिंपली एक लाइन दे रखी हो और पूछा जाए कि 1 वर्ड में इसका आंसर बताइए। 1 वर्ड कई बार पूछ लिए जाते हैं एग्जाम के अंदर, राइट। जैसे शटुक्स हैं, तो हो सकता है सिंपली ऐसे वर्ड लाइन दे रखी हो, कैसल और स्टेनली रेजिडेंस बिलोंगिंग टू अ किंग और अ नोबलमैन, तो इनको क्या कहा जाता है, तो आंसर होगा शैट्यू, राइट। उसी तरह से सेम फॉर दिस, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इन दिस वीडियो वी टॉक्ड अबाउट कि फ्रांस के अंदर जो रेवोल्यूशन है कैसे होता है, थर्ड स्टेट जो है वॉकआउट कर जाती है जनरल बॉडी से और अपना नाम जो है नेशनल असेंबली रखती है, उसकी आउटकम्स क्या होती हैं। रेस्ट ऑफ द पार्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।